ZBC क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 9th की साइंस बुक पढ़ा रहा हूँ और मैंने क्लास 9 साइंस बुक में आपको पहले कोशिका वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपका ले लिया है और आज कोशिका वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट है। आज कोशिका के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, कोशिका वाले चैप्टर के बारे में क्लास 9 की। सॉरी बच्चों, मेरी तबीयत खराब अभी। बच्चों तो हमने पिछले चैप्टर में कोशिका के बारे में पढ़ा था और कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि कोशिका के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है, कोशिका संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। मैंने आपको समझाया था ये 2 पॉइंट्स। फिर 2 पॉइंट समझाने के बाद मैंने आपको सेल थ्योरी के बारे में बताया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया। तो मैंने आपको बताया था कि कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। वैज्ञानिक थे स्लाइडेन तथा स्वान। स्लाइडेन ने कब दिया था? 1838 में दिया था। स्वान ने 1839 में दिया था। स्लाइडेन कहाँ के वैज्ञानिक था? किसका वैज्ञानिक था? वनस्पति वैज्ञानिक था। स्वान जब प्राणी वैज्ञानिक था, फिर जंतु वैज्ञानिक था। स्लाइडेन ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक और स्वान ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक था और स्लाइडेन जर्मनी का वैज्ञानिक था। सॉरी बच्चों, गलती हो गई। फिर हमने इसके बारे में बाद में पढ़ा कि स्लाइडेन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था, वो कोशिका सिद्धांत सफल नहीं हो पाया। उसके पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न था कि स्लाइडेन और स्वान जिसे तो नहीं कर पाए थे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, इसे स्लाइडेन और स्वान नहीं कर पाए थे। फिर इसके बाद नया वैज्ञानिक आया था, रोल्फ विर्चू। 1855 में उसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। फिर उसने सिद्ध किया। जो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने शुरू किया था, उसको पूरा कंप्लीट रोल्फ विर्चू ने किया। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट किसने किया? रोल्फ विर्चू ने किया। कोशिका सिद्धांत कितने वैज्ञानिकों का हाथ था? स्लाइडेन, स्वान और रोल्फ विर्चू, 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत में काम किया। आज हम कोशिका के बारे में, कोशिका के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कौन सी कोशिका के कितने भाग होते हैं, क्या कार्य होते हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, ये इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गो। बच्चों, कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका।
हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका के टाइप्स के बारे में मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। जैसे कोशिका के दो प्रकार है, एक प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ एक को याद करना है, या तो प्रोकैरियोटिक याद कर लो या फिर यूकैरियोटिक याद कर लो। अगर आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका अगर मान लो आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका के पॉइंट्स को याद कर लिया, तो यूकैरियोटिक कोशिका के सब अलग होंगे। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होगी। आपको क्या करना है, सिर्फ एक याद करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के पॉइंट्स याद करने हैं, 3, 4, 5 जितने लिखा हुए हैं, और उनको याद करने के बाद उनका जो उल्टा रूप है वो यूकैरियोटिक कोशिका का अंदर आ जाएगा। अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको सिर्फ एक याद करना है, ओनली प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर लिखे उसका उल्टा यूकैरियोटिक कोशिका में होगा। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखाए थे। सबसे पहला, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में कम धीरे होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों में विभाजन होता है। विभाजन हर चीज में होता है। विभाजन हर चीज में होता है। कोशिका, जब पुरानी कोशिकाओं के अंदर विभाजन होगा तभी तो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन थोड़ा धीरे होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन तेजी से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली कोशिका एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर झिल्ली कोशिका प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक आवरण एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक आवरण प्रेजेंट होता है। तो अब आप पूछोगे सारी झिल्ली कोशिकाएं क्या होते हैं। झिल्ली कोशिकाएं क्या होते हैं? झिल्ली कोशिकाएं बच्चों वो होते हैं जिसमें दो झिल्लियां पाई जाती है। सॉरी बच्चों, वो लाइट चली गई थी और लाइट अभी तक आई नहीं, तो अब तो
अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको समझा रहा था कि सारे झिल्ली कोशिका क्या होते हैं। बच्चों, झिल्ली कोशिका बहुत है जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली मतलब जिनमें कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति दोनों आवरण पाए जाते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कराते हैं। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति से ये क्या होते हैं? ये कोशिका की टाइप्स होते हैं, कोशिका के प्रकार होते हैं। आगे यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पढ़ेंगे हम कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है। ये कोशिका के बाहर पाए जाने वाले आवरण होते हैं, कोशिका के बाहर पाए जाने वाले आवरण होते हैं। सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है, फिर कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका भित्ति होती है, फिर कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में ये कोशिका अंग होते हैं और कोशिका के अंग होते हैं जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक, लाइसोसोम, कोशिका है, ये सब आदि आदि सभी प्रकार के कोशिका के अंग कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति के अंदर होता है, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। तो ये क्या है, आगे कोशिका का प्रोसेस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम फिलहाल कोशिका के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोशिका के दो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जो आकार में छोटी होती है, यूकेरियोटिक कोशिका वो होती है जो आकार में बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन धीरे से होता है जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन तेजी से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली कोशिका एब्सेंट होते हैं जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली कोशिका प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली केंद्रक आवरण एब्सेंट होता है जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक आवरण प्रेजेंट होता है। अब हमने यहाँ डिस्कस किया, अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका कोई टाइप नहीं है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका के टाइप्स होते हैं, दो प्लांट सेल और एनिमल सेल। यूकेरियोटिक कोशिका के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कोशिका के दो टाइप्स होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल पादप कोशिका, तो एनिमल सेल जंतु कोशिका। अब हम यूकेरियोटिक कोशिका के दो टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पादप कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका क्या होती है।
यूकेरियोटिक कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। यूकेरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। बच्चों हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करने वाले थे कि प्लांट सेल क्या होती है और एनिमल सेल क्या होती है। मैं आपको बताऊं कि प्लांट सेल पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका वो होती है, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लोक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लोक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में तारकाय पाए जाते हैं। और पादप कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है और संख्या में कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती है, संख्या में अधिक होती है। अच्छा, और एक पॉइंट छूट गया, इसमें जगह नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि पादप कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, वो परिधि की तरफ होता है, जबकि जब जंतु कोशिका में केंद्रक होता है वो सेंटर में, मिड में होता है। कोशिका के सेंटर में पाया जाता है केंद्रक, जबकि पादप कोशिकाओं में केंद्रक परिधि की तरफ पाया जाता है। ये था अपना कोशिका वाला चैप्टर। कोशिका वाले चैप्टर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया, कोशिका की बेसिक नॉलेज लेकर हम कोशिका के टाइप्स तक डिस्कस कर लिए। अब आज कल से अगले लेक्चर से हम कोशिका की ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला सवाल सेल ऑर्गन होगा, या सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों में से एक को डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर में। और तब तक बने रहिए, इनको अच्छे से पढ़िए और याद करना इन पॉइंट्स को। ये बच्चों ऐसी है कि इनको आप समझ नहीं सकते, आपको इनको याद करना ही होगा। डिफरेंस, अंतर, कोशिका जंतु कोशिका के बीच का अंतर आपको याद करना होगा। ये समझने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको याद करनी होगी, जिसको हम देसी भाषा में रट्टा बोलते हैं। आपको रट्टा मारना होगा और इनको याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो आपको ये अंतर लिख कर आना है। और आप सोचोगे सर ने आपको समझाने में इससे कुछ है नहीं, हेड लोग पादप में रहता है, पादप में हेड लोग पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे, जंतु, पेड़ पौधे में हरित लोक पाया जाता है। हरित लोक का कार्य क्या होता है? हरित लवक भोजन निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो हरित लवक पर आधारित है। जिस पेड़ पौधे में हरित लोक पाया जाता है, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें हरित लोक पाया जाता है, पेड़ पौधे में हरित लोक पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लोक नहीं पाए जाते। हम परपोषीय, हम दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, इसलिए हमारे अंदर हरित लोक नहीं पाया जाता है। तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे का पॉइंट। आपको पादप कोशिका जंतु कोशिका के अंदर बीच का अंतर याद रखना है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच का अंतर याद रखना है, और आगे पढ़ते रहना है। और अगले लेक्चर में हम आगे सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक बने रहिए। और आपको अगर लेक्चर समझने में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके ऊपर क्लास 9th 8th 10th सबकी साइंस बुक डिस्कस करवाई जाएगी। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, अंतिम तक, बिल्कुल बेसिक से आपको बने रहना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखना है, जिससे आपको आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपको लेक्चर को कंप्लीट देखना है। देखने के बाद कमेंट करना है कि आपको लेक्चर समझने में आया या नहीं आया, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला या नहीं मिला। आपको अपना रेस्पॉन्स देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर मुझे भी मोटिवेट मिले और आगे पढ़ाने का मौका, आगे से आगे पढ़ूँ मैं और आपको कुछ ना कुछ सहायता करूँ किसी के साथ छोटे से छोटे रूप में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।